कहते हैं शरीर में ताकत हो तो इंसान पहाड़ चढ़ जाता है, लेकिन बुढ़ापे में तो घर की सीढ़ियां भी किसी पहाड़ से कम नहीं लगती। अरे क्यों तुम दिन में 10 बार ऊपर नीचे होती रहती हो? आराम से नीचे नहीं बैठा जाता क्या तुमसे? अरे बहुओं को जरूरत होती है मेरी, इसलिए ऊपर जाती हूँ। बहुओं का हाथ कब तक बटाती रहोगी? अभी सीढ़ियां चढ़ो, फिर रात में घुटना लेकर बैठी रहना। अरे कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। मैं काम नहीं करवाऊंगी तो कौन करेगा? हाँ, 3 बहुओं के होते हुए भी काम। कुछ भी बोलते हैं आप। मुझे अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ, और इसी बहाने बच्चों के साथ बातें भी हो जाती है। भाई तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। राजेश और अनीता अपने तीनों बेटों की शादी करके फ्री हो चुके थे। घर पोते पोतियों से गुलजार था। देखा जाए तो कोई कमी नहीं थी, सब अच्छे से चल रहा था। लेकिन वक्त को तो पंख लगाकर उड़ने की आदत होती है ना। क्या हुआ दीदी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? देखो, मैं पूरा टाइम अपने बच्चों में लगी रहती हूँ, मुझसे अब नहीं हो रहा कोई एक्स्ट्रा काम। अरे लेकिन दीदी हुआ क्या? आप ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा काम कर रही हैं? वाह 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 वाह, किसी को मेरी मेहनत दिख भी नहीं रही। अरे लेकिन बताओ तो हुआ क्या? देखो, मैं वैसे ही सुबह जल्दी उठती हूँ, नाश्ते से लेकर इनका डब्बा पैक करती हूँ, उसमें देर हो जाती है। उसमें भी मम्मी जी पापा जी का खाना बनाना पड़ता है। तो क्या हुआ दीदी, 2 लोगों का ही तो बना रही हो। अच्छा, 2 लोगों का? देखो भैया, सीधी बात यह है कि मुझसे मेहनत नहीं होती, अब मैं अपने कामों से परेशान हो गई हूँ। तो जेठानी जी, आप कह रही हैं कि आप सासू माँ और ससुर जी के लिए खाना नहीं बनाएंगी? नहीं, तो फिर कौन बनाएगा? मेरे ऊपर ही सारा आसमान है क्या? तुम लोग भी तो इस घर की बहू हो, तुम लोग बनाओ। दीदी अकेले तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी, बिट्टू अभी छोटा है। ठीक है प्रिया, तेरा तो अभी कोई बच्चा नहीं है, तू बना देना उनके लिए खाना। लेकिन दीदी, मुझसे मेरा और कपिल जी का भी बनाया नहीं जाता, उनको कहाँ मेरे सिर पर रख रही हो? तू कर लेगी, मुझे पता है तू कर लेगी। ठीक है, कर दूंगी। शाबाश। खाना बनाने की जिम्मेदारी प्रिया के कंधों पर आ चुकी थी, और अगले दिन अनीता ने नीचे से ही आवाज लगाई, बहू, ओ बहू। क्या हुआ मम्मी जी? बहू, अभी तक खाना नहीं बना क्या? तेरे पापा जी भूखे बैठे हैं। मम्मी जी, आज से प्रिया आप लोगों के लिए खाना बनाएगी। प्रिया? क्या? मम्मी जी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे रानी को पढ़ाना भी होता है। अच्छा, लेकिन ये प्रिया है कहाँ भाई? आप खुद ऊपर जाकर देख लीजिए ना। ठीक है। किसी तरह अनीता जी 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर छोटी बहू प्रिया के पास पहुंची। प्रिया बिस्तर पर सिर बांधे लेटी हुई थी। क्या हुआ बेटा, आज खाना तुम बना रही हो ना? मम्मी जी, खाना क्या, अभी तो नाश्ता भी नहीं बना पाई हूँ। कपिल तो ऐसे ही ऑफिस चले गए। तबीयत खराब है क्या बेटा? हाँ मम्मी जी, वो कल से ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, तू आराम कर, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप कैसे, मैं बना कर लाती हूँ कुछ, आप जाइए। अच्छा ठीक है। अनीता वापस नीचे आ जाती है और राजेश उससे पूछते हैं, क्या हुआ, खाना नहीं बना क्या अभी तक? प्रिया बहू बना रही है, उससे तो देर लगेगी, मैं ही तब तक खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। चावल बिनते तो बढ़ता नहीं तुम पर। आंखों से कंकड़ दिखता नहीं, खिचड़ी कैसे बनाओगे? अरे सब बन जाएगा, आप थोड़ी मदद कर दीजिए मेरी। चलो भाई, कर देता हूँ। अनीता और राजेश मिलकर खिचड़ी बना लेते हैं। बहू का बनाया खाना तो अभी तक नीचे नहीं आया। बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसने नहीं बनाया होगा। समझ गया। राजेश और अनीता आपस में बात कर रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने फूड डिलीवरी वाला खड़ा था। किसने मंगाया भाई पिज्जा? मम्मी जी, मेरा है। आज खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई। आप लोग खाएंगे पिज्जा? नहीं बहू, हमने तो खिचड़ी बना के खा ली। अरे आज एडजस्ट कर लीजिए ना, कल मैं खाना बना दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर। जी मम्मी जी। प्रिया अपना पिज्जा लेकर ऊपर चली गई और उसे देखकर बड़ी बहू ने कहा, क्या बात है, मम्मी जी पापा जी पिज्जा खा रहे हैं इस उम्र में? अरे नहीं, उन्होंने तो खिचड़ी बनाकर खा ली। सब काम तो कर लेती है मम्मी जी, खुद का खाना भी बना ही लेंगी। एक दिन का भी भारी पड़ गया तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है दीदी। अच्छा चलती हूँ, मेरे पिज्जा ठंडे हो रहे हैं। प्रिया ने मजे से पिज्जा खाया और शाम को कपिल के आने पर मुंह फुलाकर बैठ गई। क्या हुआ तुम्हें? इस घर में सबको लगता है मैं कोई काम नहीं करती। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। दीदी ने मुझे कह दिया मैं बनाऊंगी अब से मम्मी जी पापा जी के लिए खाना। हाँ तो क्या हुआ? तो अकेले मुझसे कुछ नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, आज शाम को हम सब बैठ के बात करते बस। ठीक है।
शाम के वक्त सभी बेटे बहुओं की छत पर चौपाल लगी और सास ससुर के खाने पर चर्चा चल पड़ी। देखो, बहुत टाइम से मालती ये खाना दे रही है मम्मी और पापा को। सब कुछ ये करेगी तो बाकी तुम लोग क्या करोगे? भैया, आप लोग तो मम्मी और पापा के फ्लोर के पास ही रहते हो। मम्मी पापा आराम से खाना भी ले जा सकते हैं। हमारे पास आने के लिए उनको कितना चलना पड़ेगा? ये कोई कारण नहीं होता कि तुम लोग अपनी ड्यूटी से दूर हो जाओ। भैया, हम भी खिला सकते हैं मम्मी पापा को, लेकिन रेणु के हाथ का पसंद कहाँ आता है उन्हें? वो तो जब भी बनाती है तब चटपटाई बनाती है। अच्छा, तो अब हम क्या मरीजों वाला खाना खाएंगे? देखो, जो भी हो तुम लोग देख लो, मैं तो नहीं कर पाऊंगी अब। ठीक है। और मेरी तरफ तो देखो ही मत, मैं नहीं बना सकती इतना खाना। ठीक है, मेरे पास ना एक रास्ता है। क्या? हफ्ते के हिसाब से खाना बनाओ। 2 दिन हम लोग, बाकी के दिन तुम सब देख लो। ठीक है, मुझे भी ठीक लग रहा है। मैं 2 दिन ही बनाऊंगी। मैं भी। तो मैं क्या 3 दिन बनाऊं? कपिल, तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम तुम पर दुकान का भी इतना प्रेशर नहीं डालते। 3 दिन खाना नहीं खिला सकते क्या मम्मी को और पापा को? ठीक है भैया। कपिल के हामी भरते ही प्रिया को गुस्सा आ गया और वो नीचे आकर अपने कमरे में बैठ गई। क्या हुआ तुम्हें? देखो, अब तो पूरे हफ्ते खाना नहीं बनाना ना तुम्हें। पूरे हफ्ते नहीं बनाना? फिर भी किसी ने सोचा मैं छोटी हूँ तो 2 दिन का ही बोले मुझे। अब यार, इसमें मैं क्या करूँ? भैया से लड़ाई करूँ क्या? आप कुछ मत कीजिए। आप तो मुझे लाए हो नौकरानी बनाकर रखने के लिए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया मुंह फुलाकर बैठी रहती है और अगली सुबह रेणु अपने सास ससुर को नाश्ता देने आती है। अरे बहू, आज तुम? जी पापा जी, वो हम सब ने डिसाइड किया है कि अब हम सबकी बारी रहेगी, बारी बारी से खाना बनाएंगे आपके लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तुम कब तक बनाओगी? आज और कल। लेकिन बहू, इतना तेल और मसाला, हमारा खाना थोड़ा अलग से बना दिया कर। मम्मी जी, अब जल्दी जल्दी में खाना ऐसे ही बन पाता है। एक तो खाना बनाओ, फिर नीचे तक देने आओ। अभी तो 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रेणु खाना रखकर पैर पटकते हुए वापस आ गई। क्या हुआ? मम्मी ने कुछ कहा क्या? एक तो खाना बनाओ, ऊपर से ताने भी सुनो, मसाला है, तेल है, इतनी दिक्कतें तो आलू उबाल कर खा लो ना। अरे चलो, कोई बात नहीं, कल का दिन है और बस। अगले दिन रेणु ने खाना बनाया और नीचे देने नहीं गई। आज खाना नहीं दिया मम्मी पापा को? नौकर दिख रही हूँ क्या? मेरे भी पैरों में दर्द हो जाता है भागते भागते। आप जाओ अगर आपका मन है देने का तो, नहीं तो भूख लगेगी तो अपने आप आ जाएंगे। मुझे तो दुकान पर जाना है, तुम लोग देख लो ना आपस में। विजय वहां से चला गया और रेणु भी आराम से सो गई। आज तो दोपहर हो गई, खाना नहीं आया अब तक। चलिए, ऊपर बन गया होगा, वहीं जाकर खा लेते हैं। ठीक है, चलो। राजेश और अनीता रेणु के फ्लोर पर आते हैं। लगता है बहू सो रही है, मैं खाना परोस कर देती हूँ। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। अनीता किचन में जाकर खाना परोसने के लिए बर्तन निकालती है और सब्जी निकालते वक्त उसके हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर गया। हे भगवान, ये क्या कर रही हैं आप मम्मी जी? अरे बहू, वो तुम सो रही थी तो खाना लेने आई थी मैं। जगा दिया होता मुझे, अब मेरा काम और बढ़ा दिया। अरे पता नहीं हाथ से कैसे फिसल गया। बस कीजिए मम्मी जी, एक तो सुबह जल्दी जागना पड़ता है, उसके बाद दोपहर में भी आराम करने को नहीं मिलता। अनीता, नीचे चलो। ठीक है, चलिए। राजेश और अनीता भूखे ही नीचे लौट आते हैं। अगले दिन मालती ने खाना बनाया। बस एक बड़ी बहू है जो खाना टाइम से दे देती है। लेकिन टाइम तो निकल रहा है, खाना कहाँ है? अरे बना रही होगी, तब तक मैं फल काट देती हूँ आपके लिए। थोड़ी देर बाद मालती खाना लेकर नीचे आई। बहू, इतना सारा खाना? मम्मी जी, वो क्या है ना, मैं आज शाम को अपनी सहेलियों से मिलने जा रही हूँ, तो ये खाना शाम तक हो जाएगा आपके लिए। अच्छा ठीक है बहू। अगले दिन मालती फिर से वही खाना लेकर आती है। बहू, ये सब्जी तो कल भी खाई थी। मम्मी जी, वो कल शाम को किसी ने खाना ही नहीं खाया, ये बच गया था तो फ्रिज में रख दिया था। अब ऐसे खाने की बर्बादी तो नहीं कर सकते ना। मालती की बातें सुनकर राजेश मन ही मन सोचने लगा। ये भी क्या दिन आ गया, अपने ही घर में खाना नहीं मिल रहा। ये तो अनीता को बुरा लग जाएगा, नहीं तो मैं तो अच्छा सबक सिखा दूं सबको। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। ये खाना तो कल का है, मैं दलिया बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो खा लूंगा जो तुम अपने हाथों से खिला दो। नाती पोतों से घर भरा है, लेकिन आशिकी नहीं गई आपकी। तो तुम्हारे लिए ही तो है। हाँ हाँ ठीक है। राजेश और अनीता कटौती के दिनों में भी हंसते खिलखिलाते रहते थे।
उन्होंने अपने जीवन में आई हर समस्या का मुस्कुराकर ही सामना किया था। याद है ना प्रिया, कल से तुम्हारी बारी है खाना बनाने की। हाँ भाई हाँ जेठानी जी, याद है। चलो अच्छा है, तो क्या बना रही हो कल? क्यों, आप मदद करने आएंगी क्या? नहीं तो। वैसे मम्मी जी ने आपकी जितनी मदद की है ना कामों में, हमारी तो कुछ भी नहीं हुई। तब जवान थी मम्मी जी। धीरे बोली, अभी सुन लेंगे तो ताने मारेगी कि बहुएं बस ही करती रहती है। अगले दिन से खाना बनाने की ड्यूटी प्रिया की थी और वो मैगी बनाकर नीचे ले आई। मम्मी जी खाना तैयार है। क्या बनाया है बेटा? मम्मी जी मैगी। मैगी? लेकिन बेटा खाने का टाइम था तो ये मैगी कौन खाता है? मम्मी जी कितनी अच्छी और टेस्टी बनी है, आओ खाओ। मैगी कैसे हम लोग खाएंगे बेटा? मुझे तो यही बनाना आता है, अकेले में ज्यादा कुछ नहीं बना पाती। ठीक है, सुनिए जी, बहू को और परेशान मत कीजिए, आज मैगी ही खा लेते हैं। हाँ मैं चलती हूँ, शाम को पास्ता बनाऊंगी। प्रिया वापस चली जाती है और गुस्से में राजेश अनीता की तरफ देखते हैं। अनीता, तुम्हें नहीं लगता बहुत हो गया इनका? अब जिसको जो बनाना आता है वो तो वही बनाएगा ना। ठीक है, तो फिर खाओ मैगी पास्ता, मैं तो दूध गर्म करवा लूंगा बहू से। ठीक है, जाइए आप। राजेश अपनी बड़ी बहू मालती के पास आते हैं और कहते हैं, बहू दूध गर्म कर दे और रोटियां दे देना। रोटी? पापा जी आज तो आप लोगों को खाना प्रिया देने वाली थी ना। हाँ, लेकिन उसका बनाया खाना पसंद नहीं आया, तुम मुझे रोटी ही दे दो। पापा जी दूध उतना ही है और अब कौन सा आपकी हड्डियों में ताकत आएगी, बच्चों के लिए रखा हुआ है दूध। ठीक है, तो रोटी और अचार। रोटी तो अजगिन की बनाई ना पापा जी, मैंने एक्स्ट्रा नहीं बनाई। रखी तो है मम्मी रोटी। चुप रह तू। पापा जी वो गाय के लिए है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। राजेश खाली हाथ ही नीचे लौट आते हैं और अनीता उन्हें देखकर कहती है, क्या हुआ? गाय के लिए रोटी है, ये तो वही बात हो गई, घर के देव लल्लाए और बाहर पूजन जाए। मैगी खा लो आज फिर। पानी सर के ऊपर से जा रहा है और तुम होके मजाक कर रही हो। कोई बात नहीं, जीवन है, कभी पेट भरा कभी नहीं भरा। ठीक है ठीक है। अनीता राजेश का गुस्सा कम करने की कोशिश कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। ला, अब कौन आ गया? राजेश ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने प्रकाश खड़ा हुआ था। अरे प्रकाश, आओ आओ। अंकल जी नमस्ते। आंटी जी प्रणाम। बड़े दिनों बाद आना हुआ तेरा यहाँ। आप भी तो अब दुकान पर नहीं आते, सारे पुराने ग्राहक पूछते हैं सेठ जी कहाँ है, सेठ जी कहाँ है। अरे सेठ जी तो अब रिटायर हो गए, अब कहाँ इतनी ताकत बची है। और आप लोगों की तबीयत कैसी है? ठीक है, बस चल रही है। इतने बड़े शोरूम के मालिक और कहते हैं आप बस चल रही है। तीनों लड़के आपके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं दुकान में। हाँ, दुकान तो अच्छी चल ही रही होगी। लेकिन आप लोग मैगी क्यों खा रहे हैं? रोटी का टाइम है ये तो। टाइम टाइम का खेल है, कभी कभी रोटी मिल जाती है। घर घर की कहानी है। आप लोगों के यहाँ तो 3 बहू हैं, 2 लोगों का नहीं बन पा रहा है। अरे छोड़ो ये सब, जाते जाते तुम हमारे लिए टिफिन सेंटर में बात कर लेना। ठीक है, जैसा आप कहें। लेकिन किसी बाहर वाले से कुछ कह मत देना। अरे अंकल जी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। इतने सालों से है वो तो। ठीक है, चलता हूँ। प्रकाश वहां से चला जाता है और अगले दिन से राजेश और अनीता के लिए टिफिन आ जाता है। देख रही हो दीदी, मोहल्ले में 4 लोगों को दिखाकर टिफिन आ रहा है घर में, कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी। इन लोगों ने तो ऐसा दिखा दिया कि हम बहुएं खाना ही नहीं देती। सिर्फ खाना नहीं, इनका फैलाया भी कितना साफ करते हैं। बस पैसे तो फालतू के है ना, जब बाहर से रोज रोज मंगवा कर खाएंगे। वही तो बात करनी पड़ेगी इनसे। आने तो आज इन सबको घर पर, फिर करते हैं चर्चा। हाँ, जो भी करना है करो, इनका बाहर से टिफिन आना बंद करवाओ पहले। पड़ोस वाली आंटी पूछ रही थी कि घर में लड़ाई हो गई है। सही में मोहल्ले में नजरें कैसे मिलाएंगे सबसे अब। शाम को सभी लोग एक बार फिर चर्चा पर बैठ गए। भाई देखो, सास ससुर ने तो बगावत शुरू कर दी। क्या हुआ? आप लोग तो दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, आपको क्या पता क्या चल रहा है यहाँ। पहले अब बुझाना बंद करोगी तभी तो पता चलेगा। टिफिन मान लिया इन लोगों ने बाहर से। क्या? नहीं तो क्या, हम क्या खाना नहीं देते इन्हें? हम बात कर लेंगे, अभी करने दो इन्हें अपने मन की। ठीक है। धीमे धीमे दिन गुजरते चले जाते हैं। रात को अनीता और राजेश आराम से बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अरुण अपने दोनों भाइयों के साथ आया और गुस्से में बोला, पापा ये सब क्या है? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे भड़क क्यों रहे हो? वाह,
इतना सब करने के बाद अब कैसे भोले भाले बनने का नाटक कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है अपने पापा से बात करने का? मम्मी आप तो चुप ही रहिए। इन्होंने जो किया है ना, कोई बाप नहीं करता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वैसे जिस बारे में तुम लोग बात कर रहे हो ना, ये तुम्हारे पापा ने नहीं, मैंने किया है। क्या कहा मम्मी आपने? लेकिन क्यों? ये घर देख रहे हो बेटा, ये 3 मंजिल घर तुम्हारे पापा ने ही बनाया है अपना खून पसीना लगा के, और तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए खुद भूखे रहे। पर ये सब आप हमें क्यों बता रही है? तुम लोगों का ये सब अब जानना बहुत जरूरी है। जब घर में 3 बहुएं हो गई, तुम्हारा परिवार बढ़ गया, सब सही चल रहा था, बिजनेस में भी लग गए तुम लोग, और आज आपने वहीं से हमें बाहर कर दिया ना। हमारे ही बनाए घर में हमारे लिए 2 रोटी बनाना भारी पड़ रहा था तुम लोगों को, तो तुम्हारे पापा की मेहनत की दुकान मैं तुम लोगों को कैसे खड़ा देख लूं? कौन सी माँ ऐसा करती है? तुम्हारी माँ होने से पहले मैं पत्नी हूं इनकी, और इनके साथ 7 फेरे लिए हैं। जब पति अपमान का घूंट पीकर रह जाए और कुछ ना बोले, तो पत्नी को बोलना ही पड़ता है। उस दिन 1 गिलास दूध ना दे सकी? तुम्हारी पत्नियों के हाथों में दर्द होता है हमारे लिए खाना बनाने में? अरे किस घर में लड़ाई नहीं होती? हाँ तो हमने बांध लिया टिफिन, और तुम्हारे पापा रिटायर हुए हैं, कुछ भी नाम नहीं किया तुम्हारे। सारे हिसाब अब घर से देखेंगे वो, समझे तुम लोग? अरे मम्मी भैया की क्या बात सुन रही हो आप? हाँ ये तो कुछ भी बोलते हैं, हम रखेंगे ना आपका ध्यान। बेटा अब तुम लोग अपने ध्यान का देख लो, हमने तो अपना इंतजाम कर लिया है। चलिए जी, खाना ठंडा हो रहा है। आज तो हमारी पसंद की कढ़ी बनाकर भेजी है उसने। अनीता और राजेश अपनी बातों में लग जाते हैं, और तीनों बेटे खुद की नजरों में गिर चुके थे, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई थी। सब कुछ संभाल कर रखने वाला वक्त उनके हाथ से फिसल चुका था। कुसुम और अशोक बहुत ज्यादा सुखी थे और सुखी सुखी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन ऐसे ही दोनों शाम में चाय पर बालकनी में बैठे होते हैं और आपस में बात करते हैं। सब कुछ कितना अच्छा है ना जी, अब तो हमने हमारे तीनों बच्चों का घर भी बसा दिया है। दोनों बेटे भी अच्छे से अपनी पत्नियों के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं और हमारी बेटी भी खुशी से अपना जीवन जी रही है। कुसुम, ये सोचकर मुझे बहुत खुशी होती है। जहां आज के ज़माने में मुसीबतें बढ़ने के साथ अच्छा जीवन साथी मिलना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, वहां हमारे परिवार वालों को इतने अच्छे जीवन साथी मिले हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तो भगवान ने हमें जीवन की सारी खुशियां दी है। चाय पी लेते हैं जी, बहू ने बहुत प्यार से बनाई है, ठंडी हो रही है। दोनों पति पत्नी साथ में चाय नाश्ता करते हैं और ऐसे ही समय गुजर रहा होता है, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी बेटी मनीषा की फिक्र सताया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था, तभी बड़े बेटे प्रथम ने पूछा, माँ, मनीषा दीदी की कोई खबर आई? जब से शादी करके गई है तब से तो यहाँ पर 2-3 बार ही आई है, और उन्हें तो अब अपने मायके में आए हुए 3 साल हो गए हैं। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो समय कहाँ ही मिलता है भैया। दीदी का भी तो अपना परिवार है, जब परिवार की जिम्मेदारी पड़ जाती है तो ये सब कुछ तो हो ही जाता है। ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही सुनील, लेकिन फिर भी क्या उनका हमसे मिलने का मन नहीं करता? वो कभी भी नहीं कहती कि वो मिलने के लिए आ रही हैं। दोनों भाइयों को अपनी बहन की बहुत ज्यादा याद आया करती थी, लेकिन फिर भी मनीषा अपने ससुराल वालों के साथ आराम से अपना जीवन जी रही थी। एक दिन उसे अपनी फैमिली वकील साहब का कॉल आता है और वो बोलता है, कैसी हो मनीषा, सब कुछ ठीक तो है ना? बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही हो ना? हाँ वकील अंकल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, स्कूल जाने लगे हैं। खैर, आपने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, वो डॉक्यूमेंट्स किस चीज के थे? वो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे। तुम जानती हो उस जगह से हाईवे निकलने वाला है और उसके रेट भी सरकार ने 10 गुना कर दिए हैं। सच में तुम्हारा परिवार तो बहुत खुश होगा। तुम्हें बताया उन लोगों ने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। दरअसल 3-4 साल में मैं उन लोगों से मिलने ही नहीं गई और बात भी ज्यादा नहीं हो पाती, परिवार में समय ही नहीं मिलता। वैसे मनीषा, तुम भी तो उस घर की बेटी हो, उस प्रॉपर्टी में हिस्सा तो तुम्हारा भी होगा। वैसे भी बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं उन लोगों से मिलने भी नहीं गई हूँ, बहुत साल हो गए, अब उनसे किस हक से ये हिस्सा मांग सकती हूँ? कैसी बातें कर रही हो? कम बात करने से तुम उस परिवार की बेटी नहीं रहोगी क्या? आजकल तो बेटियों के लिए भी बराबर के कानून है। तुम अपने परिवार वालों को समझाओ और जमीन में से हिस्सा ले लो। घर बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगी तो बहुत अच्छा मौका है, बाकी तुम्हारी मर्जी। वकील साहब ये बोलकर कॉल कट कर देते हैं और मनीषा यही सब कुछ सोचने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोनों बच्चों को तैयार कर रही होती है और अपने दोनों बच्चों से कहती है,
तुम दोनों जानती हो ना कि कल से तुम्हारी छुट्टियां पड़ रही हैं। इस बार हम छुट्टियों पर नानी के घर चलेंगे। अपने सारे दोस्तों को बताकर आना। क्या मम्मी, सच में हम नानी के घर चलेंगे? हमें तो नानी के घर गए हुए बहुत दिन हो गए और मामा मामी से भी मिलने का इतना मन करता है। पर मम्मी, आप तो हमें नाना नानी के यहाँ लेकर नहीं जाती, तो अचानक क्या हो गया? बस ये समझ लो कि मुझे भी उन लोगों की याद आ रही है। आज तुम्हारे स्कूल का आखिरी दिन है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टियां पड़ेंगी, तो तुम्हारी छुट्टियों तक हम अपने नाना नानी के घर जाकर ही रहेंगे, ठीक है? दोनों ही बच्चियां खुशी खुशी अब स्कूल चली जाती हैं और वहीं मनीषा पैकिंग करने लगती है। मनीषा का पति विवेक छुट्टी पर ही था और विवेक बोलता है, और मनीषा, सारी तैयारी हो गई है ना मायके जाने की? हाँ जी, मैंने सारा सामान अच्छे से पैक कर लिया है। अब कुछ दिन के लिए उन लोगों के साथ ही रहकर आऊंगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मनीषा अपने पति को भी ज्यादा कुछ नहीं बताती और अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके रहने के लिए आ जाती है। जैसे ही उसकी दोनों भाभियां उसे देखती हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और पल्लवी और काजल ने कहा, अरे मनीषा दीदी, आप यहाँ, वो भी इतने सालों के बाद, कैसे याद आ गई हमारी? मैं आपको बता नहीं सकती दीदी, आपको और रिया और सिया को देखकर मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। इतने समय से हम आपको कॉल करते थे, लेकिन आप आने को तैयार ही नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से आई हैं आप यहाँ पर। कोई बात नहीं भाभी, मेरी दोनों प्यारी भाभियों की मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही थी और माँ पापा और दोनों भाइयों की भी याद आ रही थी। अब यहाँ पर आई हूँ तो कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी और इसी बहाने रिया और सिया को भी मामाओं का प्यार मिलेगा। वहीं रिया और सिया भी अपने कजन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो रोहित और राहुल के साथ खेलने लग जाती है। उन्हें खेलते हुए देखकर कुसुम को भी बहुत अच्छा लगता है और कुसुम कहती है, मनीषा, मैं बता नहीं सकती कि तुझे इतने समय के बाद यहाँ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। और पल्लवी, काजल, तुम क्या कर रही हो? जाओ, मनीषा के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम तो कर दो। मनीषा ये बात सुनकर अपनी दोनों भाभियों को रोकते हुए बोलती है, भाभी, मैं इस घर में कोई मेहमान थोड़ी हूँ जो आप दोनों जाकर चाय नाश्ते का इंतजाम करोगी। चलो तीनों चलती हैं और पूरे परिवार के लिए कुछ बढ़िया सा बनाकर लाते हैं। मेरे हाथों के ब्रेड पकौड़े इन लोगों को बहुत पसंद है, वही बनाते हैं। पल्लवी और काजल ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जहाँ हर ननद मायके में जाकर आराम करना पसंद करती है, वहीं मनीषा बढ़ चढ़कर सारे काम कर रही थी। ऐसे ही अगले दिन जब पल्लवी और काजल रसोई में जाती है तो वे देखती है कि मनीषा ने पहले ही सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया था। दीदी, ये क्या, आपको नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? हम तो आ ही रहे थे ना। तो क्या हो गया भाभी, कभी कभी तो आप लोगों को भी आराम मिलना चाहिए ना। देखो, मैंने आलू के, गोभी के, प्याज के और पनीर के हर तरह के पराठे बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब परिवार वालों को जो भी पराठे खाने होंगे वे आराम से खा सकते हैं। अब मनीषा की दोनों भाभियां सभी लोगों के लिए खाना परोस देती है। ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है। पूरे घर के बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन जैसे ही दोनों भाभियां कपड़े धोने के लिए जाती हैं तो देखती है कि मनीषा पहले ही छत पर अकेली कपड़े धो रही थी। उसे कपड़े धोते हुए देखकर दोनों भाभियां हैरान हो गई और बोली, ये क्या कर रही हो मनीषा दीदी? आप कपड़े क्यों धो रही हो? माँ जी देखेंगी तो हम पर गुस्सा करेंगी। वो आपको कुछ कहें तो आप मुझे बता देना भाभी। आखिर आप इस घर के लिए कितनी सेवा करती हो। मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, तो मैं क्या काम नहीं कर सकती? मनीषा की बात सुनकर दोनों भाभियां चुप हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों भाभियां रसोई में खड़ी थी और आपस में बात करती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनीषा दीदी इस घर में कुछ दिन आराम करने के लिए आई हैं। मैं खुद भी अपने मायके जाती हूँ तो इतना काम नहीं करती, लेकिन मनीषा दीदी तो हमें कोई काम ही नहीं करने दे रही। वही तो, परसों मैंने देखा, मैं रोज माँ जी के पैरों में तेल लगाकर सोती थी और मनीषा भाभी माँ जी के पैरों में तेल लगा रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि बात इतनी भी सीधी नहीं है जितनी हम लोगों को नजर आती है। 3-4 साल तक तो उन्होंने अपने माँ बाप को कभी कॉल करके समाचार भी नहीं लिया और अचानक वो इतनी सेवा कर रही हैं। जहाँ दोनों भाभियों के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था तो वहीं कुसुम और अशोक भी यही सब सोचकर परेशान हो रहे थे। अशोक ने कुसुम से कहा, मनीषा कुछ ज्यादा ही काम कर रही है। कोई भी बेटी घर आती है तो मायके में आराम करने के बारे में सोचती है, लेकिन मनीषा तो दिन रात बस घर के कामों में ही लगी रहती है। ये बात तो मुझे भी अजीब लगी थी, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि क्या पता हम लोगों से दूर रहने की वजह से उसे हमारी याद आती होगी और अब हमारी सेवा करने का मन कर रहा होगा। मनीषा कभी सब लोगों के लिए उनकी पसंद के पकवान बनाया करती, तो कभी पूरे घर का झाड़ू पोछा अपनी भाभियों के जागने से पहले कर दिया करती, तो कभी कपड़े धोती। एक दिन मनीषा अपने कमरे में सो रही थी और उसके पति का कॉल आता है। क्या हुआ मनीषा, सो गई हो क्या? हाँ विवेक,
सो ही जाऊंगी ना, रात के 11 बज गए हैं। सुबह 6 बजे उठकर घर का काम करना शुरू करती हूँ मैं, और रात के 10 बजे तक काम करती हूँ। नींद तो आएगी ही ना। पर तुम इतना काम क्यों कर रही हो? तुम अपने मायके में आराम करने गई हो या काम करने गई हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सोचो कि मैं जो भी कर रही हूँ भले के लिए ही कर रही हूँ। अब मैं क्या करने गई हूँ, क्यों गई हूँ, ये तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मुझे सोने दो। अच्छा मेरी माँ, सो जाओ। मैं तो बस तुम्हें ये बोलने के लिए कॉल किया था कि मुझे और मम्मी पापा को बच्चों की बहुत याद आ रही है। तो अगर तुम्हारा ससुराल आने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे आना होगा तो मैं बता दूंगी। अभी तुम फोन रखो, मुझे सोना है। कल मैं सभी घर वालों के लिए बड़े बड़े समोसे बनाने वाली हूँ। मनीषा ये बोलकर कॉल कट कर देती है और वहीं फोन के दूसरी तरफ से विवेक बोलता है। क्या बात है? यहाँ पर तो जब मनीषा को केचप की बोतल फिर से डाइनिंग टेबल पर लगाने के लिए कहते थे तो भी वो थक जाती थी, और वहां पर सब लोगों के लिए सुबह उठकर समोसे बना रही है। सच ही कहा है कि औरत को कोई नहीं समझ सकता। ऐसा ही होता है। विवेक फोन रखने के बाद सो जाता है और अगले दिन मनीषा सुबह सुबह उठकर समोसे बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी वहां पर उनकी पड़ोसन कुंती आती है और सीधी रसोई में घुस जाती है और बोलती है। क्या बात है मनीषा बेटी, मैंने तो सोचा था कि अपने मायके रुकने के लिए आई है तो तू आराम करेगी, लेकिन तू तो मास्टर शेफ बनी हुई है। मेरा मतलब मायके में आई हूँ तो इतनी मेहनत तो करनी बनती ही है ना, आखिर अपने पुराने मायके में जो आई हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, पर आजकल ऐसी ननद मिलती कहाँ है जो भाभी को आराम करने के लिए कहे और खुद काम करे। सच में मनीषा, अब तो तेरे हाथों के 2-3 समोसे मैं खा कर ही जाऊंगी। मनीषा ने ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहा, अच्छा है, अगर आंटी 2 समोसे खाकर चली जाएंगी तो उन्हें भी ये शक नहीं होगा कि इतने सालों के बाद मैं अपने मायके सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में आई हूँ। मनीषा ने अब कुंती से कहा, अभी जाने की क्या जरूरत है, अपने घर वालों के लिए भी 1-2 समोसे लेकर ही जाना। समोसे बहुत सारे बने हैं, सोचा आज अपने पूरे परिवार को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। सच में मैंने तेरे जैसी मेहनती लड़की कभी नहीं देखी। तुम्हारी दोनों भाभियां बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं जिन्हें तेरे जैसी ननद मिली है। मनीषा ने सभी लोगों को बड़े प्यार से समोसे खिलाए। काजल और पल्लवी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मनीषा के अंदर इतना बदलाव क्यों है, वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है। लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मनीषा दीदी सच में परिवार वालों से प्यार करती है, वरना कोई 1-2 दिन तक नाटक कर सकता है, पर दीदी को आए महीना होने वाला है और वो अभी भी पूरे घर वालों की सेवा कर रही है। जेठानी जी, मुझे भी यही लगता है। हम तो बेकार में ही उनकी मेहनत को शक की निगाह से देख रहे थे। वो टीवी सीरियल देख देख कर हम लोगों के दिमाग में यही सब बैठा हुआ है ना। हमें कुछ दिन के लिए अपने ससुराल में आराम तो मिला, वरना तो इतना आराम हमेशा मायके जाने के बाद ही मिलता है। और वैसे भी आज दीदी ने हम सबके लिए बिरयानी बनाई है, वो भी मटर बिरयानी। चलो चलकर खाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना गुजर जाता है। मनीषा के आने से उसकी भाभियों को बहुत ज्यादा सुकून था और अब उसकी भाभियों ने फालतू का सोचना भी बंद कर दिया था। एक दिन पूरा परिवार जब महफिल जमा कर बातें कर रहा होता है, तभी मनीषा ने मन में कहा, यही तो समय है इन लोगों से वो बात करने का जिसके लिए मैंने इतनी तैयारी की थी। आखिर इन पौधे को 1 महीना पानी डाला है, खाद देकर सींचा है, तो अब तो इसके फल देने का समय आ गया है ना। तभी मनीषा ने अपने दोनों भाइयों से पूछा, अरे भैया, मैं सोच रही थी कि आप लोगों से पूछो कि आप लोगों ने उस पुराने मायके, मतलब हमारी जो पुरानी जमीन थी, उसका क्या किया है। तू कौन से पुराने मायके यानी अपने पुराने घर की बात कर रही है? यही तो हमारा घर है, अब चाहे नया हो या पुराना। अरे भैया, कुछ समय पहले वकील साहब का मेरे पास कॉल आया था और वो मुझे उस जमीन के बारे में बता रहे थे जो पहले हमारी थी। मैं तो यही कहूंगी कि अब उसे बेचकर दूर करो। वैसे भी ज्यादा प्रॉपर्टी रखना भी अच्छा नहीं होता। गवर्नमेंट कब कौन सा रूल बदल दे पता नहीं है ना। वो सब तो तुम्हारी बात ठीक है मनीषा, लेकिन हमें तो याद नहीं आ रहा कि तुम कौन से मकान या घर की बात कर रही हो। कौन सी जमीन है हमारी? कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं अपने ससुराल में रहकर भी सब याद रखती हूँ और आप लोगों को इस घर में रहकर भी कुछ याद नहीं रहता। मम्मी पापा की पुरानी जमीन थी ना, जिस पर गवर्नमेंट जल्दी ही हाईवे निकालने वाली है। सुना है उसके दाम ठीक ठाक हो गए हैं, अब उसे बेच देना चाहिए। मम्मी पापा की ऐसी कोई जमीन थी? हमें तो याद भी नहीं, पर हो भी सकता है क्योंकि मम्मी पापा हमें सब कुछ थोड़ी बताते हैं। तुम एक काम करो ना मनीषा, तुम वकील साहब को कॉल करो और पूरी डिटेल ले लो। अब मनीषा भी बिना किसी देरी के तुरंत ही वकील साहब को कॉल करती है और फोन स्पीकर पर डालकर पूछती है, कैसे हैं आप वकील अंकल? नमस्ते, मैं मनीषा बात कर रही हूँ। आपने मुझे बताया था ना हमारी जमीन के बारे में जिस पर सरकार हाईवे निकाल रही है। हाँ मनीषा,
हाईवे निकाल रही है और बहुत अच्छे दाम भी हैं उसके, 10 गुना दाम हो गए हैं। मनीषा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आगे बोलती है, हाँ तो बताइए कि कब मैं अपने दोनों भाइयों सुनील और प्रथम को लेकर आ जाऊं। हम लोग सोच रहे हैं उस जमीन को बेचकर उसके 3 हिस्से कर दें। अपने 2 भाइयों को लेकर? लेकिन मनीषा, तुम तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो ना, और तुम्हारा तो बस एक ही भाई है। नहीं नहीं अंकल, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे तो 2 भाई हैं। तुम मनीषा शर्मा ही बात कर रही हो ना? नहीं नहीं वकील अंकल, मैं मनीषा शुक्ला बात कर रही हूँ, आप भूल गए क्या? वकील साहब ये सुनकर घबरा जाते हैं और बात को संभालते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी जमीन के बारे में बात नहीं कर रहा था, माफ कर दो मनीषा, वो तो कोई और मनीषा शर्मा थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। लगता है मैंने गलत इंसान को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। खैर ये सब छोड़ो ना, अब इतने सालों के बाद तुम अपने मायके गई हो तो अच्छे से एंजॉय करो। थोड़ी बहुत गलतियां तो हर किसी से हो जाती है, वो क्या है ना, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं तो मैं भी नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब हर किसी को उसके सरनेम के साथ तो नहीं बुला सकता ना। वकील साहब ये बोलकर कॉल कट कर देते हैं और वही मनीषा का पोपट हो जाता है। पूरा परिवार उसे हैरानी से देख रहा था। मनीषा ने जिस पौधे को 1 महीने पानी और खाद देकर तैयार किया था, वो पौधा तो आखिर प्लास्टिक का निकला। सभी लोग मनीषा पर हंस रहे होते हैं और प्रथम बोलता है, ये सब तो कुछ भी हो गया, छोड़ उसे, अब क्या कर सकते हैं। ये बता कि रात के खाने में क्या बना रही है? मनीषा को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जवाब देती है, खाने में क्या बन रहा है? अरे इस घर में 2 बहुएं हैं, उनसे बनवाओ खाना। मैं मायके यहाँ पर खाना बनाने के लिए आई हूँ क्या? बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अपने घर। इतने दिन रुक गई, इतने दिन तुम्हारी सेवा कर ली, अब क्या रात का खाना भी मैं ही बनाऊंगी? पर तूने तो वादा किया था कि तू हम सबको घिया के कोफ्ते बनाकर खिलाएगी। मुझे भी मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा काम होते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई छोड़कर ये सब कुछ यहाँ पर मैं बैठी हूँ, 1 महीने से आपकी सेवा कर रही हूँ। हद होती है, अपनी बहन से कोई इतना काम करवाता है क्या? चलो रिया, सिया, बहुत हो गई कजन्स के साथ मस्ती, चलो अब हम अपने घर चल रहे हैं। दादा दादी का कॉल आया था, वो याद कर रहे हैं तुम्हें। ठीक है मम्मी। अब रिया, सिया और मनीषा अपना सामान बांध लेती है और उसके बाद मनीषा अपने मायके से वापस अपने ससुराल आ जाती है। हर कोई उस पर हंस रहा होता है। उसे ऐसा लगा था कि उसे अपने पुराने मायके यानी माँ बाप की पुरानी प्रॉपर्टी में से करोड़ों का हिस्सा मिलेगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, बल्कि मायके में रुकने पर जो आराम हर ननद को मिलना चाहिए वो भी उसे नसीब नहीं हो पाता।